हाय फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डीप लर्निंग। इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। टॉपिक हमारा डीप लर्निंग। तो सवाल क्या आता है, डीप लर्निंग आखिर होता क्या है? डीप लर्निंग की परिभाषा देखिए। तो डीप लर्निंग क्या होता है? हमारे मशीन लर्निंग की एक उन्नत शाखा होती है। आप इसे याद रखेंगे, जो हमारी मशीन लर्निंग होती है उसकी एक उन्नत शाखा हमारे डीप लर्निंग कहलाती है, जो क्या है पूरी तरह से मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली से प्रेरित है। तो हमारे क्या डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग की एक उन्नत शाखा है, जो क्या है पूरी तरह से मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली से प्रेरित है। बात करें हमारे पारंपरिक जो प्रोग्रामिंग होती है उससे हमारे डीप लर्निंग किस तरह से अलग है। क्या पारंपरिक जो प्रोग्रामिंग है उससे हमारी डीप लर्निंग किस तरह से अलग है? तो पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, जो हमारे पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं उनको हर छोटे काम के लिए स्पष्ट निर्देश, मतलब उनको कोडिंग देनी पड़ती है, कोडिंग करनी पड़ती है हर छोटे छोटे काम के लिए। लेकिन डीप लर्निंग में सिस्टम को बहुत सारा डेटा, मतलब जैसे लाखों तस्वीरें दी जाती है। क्या सिस्टम को बहुत सारे डेटा मतलब लाखों तस्वीरें दी जाती है और वह खुद अपनी गलतियों से सीखता है और नियम बनाता है। इसे हम डीप लर्निंग कहेंगे। तो डीप लर्निंग क्या करता है? खुद अपनी गलतियों से सीखता है और खुद के नियम खुद बनाता है। बात करें डीप लर्निंग में, तो डीप लर्निंग में कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, जिसे एएनएन कहते हैं। एएनएन मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स भी कह सकते हैं। तो मानव मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारी क्या करते हैं? जानकारी को प्रोसेस करते हैं। इसी से प्रेरित होकर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की मदद से हमारे कृत्रिम न्यूरॉन्स बनाए जाते हैं, जिन्हें हम एएनएन मतलब कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। जो चित्र में भी आप डीप लर्निंग के बारे में देख सकते हैं। इस चित्र को थोड़ा सा आगे देखेंगे। बात करें एएनएन मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करें, न्यूरल नेटवर्क की, तो इसकी संरचना क्या, आर्किटेक्चर की बात करें, तो एक सामान्य न्यूरल नेटवर्क में न्यूरॉन्स को मुख्य रूप से 3 परतों या लेयर्स में बांटा जाता है। क्या एक सामान्य न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें हमारे न्यूरॉन्स को क्या मुख्य रूप से 3 परतों या 3 लेयर्स में बांटा जाता है। पहली लेयर आती है हमारी इनपुट लेयर। पहली लेयर कौन सा आती है? इनपुट लेयर। ये सबसे बाहरी परत होती है। इनपुट लेयर क्या होता है? हमारे सबसे बाहरी परत है और इसका काम क्या? बाहरी दुनिया से डेटा प्राप्त करना। किससे? बाहरी दुनिया से डेटा प्राप्त करना। किन के माध्यम से? हमारे कैमरे और सेंसर, इनके माध्यम से डेटा प्राप्त करना और उसे नेटवर्क के अंदर भेजना होता है। तो इनपुट लेयर की बात करें तो ये क्या करती है? ये सबसे बाहरी परत है और इसका काम क्या? बाहरी दुनिया जैसे हमारा कैमरा या सेंसर, उससे डेटा प्राप्त करना और उसे नेटवर्क के अंदर भेजना होता है। दूसरी परत होती है हमारी कौन सी? हिडन लेयर। दूसरी परत कौन सी थी? हिडन लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं? छिपी हुई परतें कहते हैं। तो हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच की क्या, ये हमारे क्या इनपुट और आउटपुट के बीच एक या एक से अधिक छिपी हुई परतें होती है। जिसमें बात करें तो सारा मुख्य काम, मतलब कैलकुलेशन हो या प्रोसेसिंग हो, यहीं पे होता है, जो हिडन लेयर होती है। तो हिडन लेयर में हमारा सारा मुख्य काम मतलब कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग, ये सारा काम होता है। डीप लर्निंग को ही डीप इसलिए कहा जाता है, डीप लर्निंग को डीप इसलिए मतलब गहरा इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें हिडन लेयर्स की संख्या बहुत अधिक मतलब सैकड़ों में होती है, इसलिए इसे डीप लर्निंग कहते हैं। तीसरी लेयर आती है कौन से? आउटपुट लेयर। इसकी बात करें तो ये सबसे आखिरी परत होती है। आउटपुट लेयर क्या होती है? सबसे आखिरी परत होती है, जो हमारे प्रोसेस किए गए डेटा के आधार पर क्या, प्रोसेस किए गए डेटा के आधार पर अंतिम निष्कर्ष या फिर परिणाम देती है, मतलब प्रिडिक्शन या फिर क्लासिफिकेशन जो भी हो वो देती है कौन? हमारा आउटपुट लेयर। अब बात करेंगे कार्यप्रणाली की कि ये किस तरह से कार्य करती है। की बात करें तो डेटा इनपुट लेयर में प्रवेश करता है। क्या डेटा क्या हमारे इनपुट लेयर से प्रवेश करता है, फिर यह हिडन परत से दूसरी हिडन परत में जाता है। फिर क्या एक हिडन परत से दूसरी हिडन परत में, दूसरी से तीसरी, और इस तरह से क्या हर परत उस डेटा को थोड़ा थोड़ा समझती जाती है, मतलब उसमें रूपांतरण करती जाती है, जब तक कि अंतिम आउटपुट लेयर एक सटीक निष्कर्ष कि जैसे कोई तस्वीर बता दी जाए कि ये तस्वीर कौन सी है, जैसे पता लगा रही है ये बिल्ली की तस्वीर है, तब तक ऐसी एक आउटपुट लेयर ना निकल आए, तब तक हमारे क्या एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी से तीसरी, तो इस तरह हिडन लेयर में ये प्रोसेस चलता रहता है। और लास्ट में जब हमारा अंतिम आउटपुट का टाइम आता है, जब वो पहचान लेता है निष्कर्ष को, तब हमारा आउटपुट लेयर निकल के आता है। बात करें हमारे न्यूरॉन्स के बीच में संबंध की, किसके? न्यूरॉन्स के बीच में संबंध की बात करें, जिसमें वेज और बाइसेज कहते हैं। वेज और बाइसेज की बात करें तो नेटवर्क में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। नेटवर्क में क्या एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है और इस जुड़ाव को हमारे गणितीय रूप से नियंत्रित किया जाता है। किससे? गणितीय रूप से हमारे नियंत्रित किया जाता है। सबसे पहले वेट्स की बात करें तो बाइसेज की बात करें, तो वेट्स की बात करें तो ये बताता है कि एक न्यूरॉन से आने वाली जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। कोई भी न्यूरॉन है तो न्यूरॉन से आने वाली जानकारी है कितनी महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के दौरान मतलब ट्रेनिंग के दौरान मशीन अपनी गलतियों को कम करने के लिए, प्रशिक्षण के दौरान क्या मशीन अपनी गलतियों को कम करने के लिए इन वेट्स को बार बार बदलती मतलब एडजस्ट करती रहती है।
फिर बायसेंस की बात करें तो ये हमारे न्यूरॉन को सक्रिय होने में मदद करता है। ये हमारे क्या न्यूरॉन को सक्रिय होने या एक्टिवेट होने में मदद करता है और यह मॉडल में थोड़ा लचीलापन लाता है। ये क्या करता है मॉडल में थोड़ा लचीलापन लाता है ताकि वह डेटा के कठिन पैटर्न को भी सीख सके। ताकि वो क्या हमारे डेटा के कठिन पैटर्न को भी सीख सके। अब हम देखेंगे न्यूरल नेटवर्क्स को कैसे प्रशिक्षित मतलब ट्रेन किया जाता है उसकी बात करें। ये न्यूरल नेटवर्क को किस तरह से ट्रेन किया जाता है। तो एक न्यूरल नेटवर्क जन्म से ही कुछ नहीं जानता। जब उसका जन्म होता है मतलब उसको बनाया जाता है तब से वह कुछ नहीं जानता। सब कुछ उसे ट्रेन करना पड़ता है या उसे सिखाना पड़ता है। ट्रेन की बात करें तो ये लर्निंग प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस। तो नेटवर्क को एक इनपुट दिया जाता है। क्या होता है? नेटवर्क को एक इनपुट दिया जाता है और वो क्या है एक आउटपुट निकालता है। नेटवर्क को एक इनपुट दिया जाता है और फिर वो एक आउटपुट निकालता है। फिर उस आउटपुट की तुलना सही जवाब से की जाती है कि सही जवाब क्या था। तो क्या उस मशीन ने वो जवाब दिया या नहीं जो हम चाहते थे। तो सही जवाब से क्या उसकी तुलना की जाती है। यदि दोनों जवाबों के अंदर त्रुटि है मतलब अंतर है तो नेटवर्क अपने वेट्स और बायसेस को बदल देता है ताकि अगली बार गलती कम से कम हो। तो बैक प्रोपेगेशन की बात करें, क्या बैक प्रोपेगेशन की बात करें तो नेटवर्क को सिखाने का एक सबसे प्रमुख एल्गोरिदम या तरीका होता है। तो ये हमारे क्या नेटवर्क को सिखाने का सबसे प्रमुख एल्गोरिदम या फिर तरीका होता है कौन सा बैक प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है अगर आउटपुट गलत आता है तो आउटपुट है वो गलत आता है तो गलती का संदेश पीछे की तरफ हर लेयर में भेजा जाता है कि गलती कहाँ कहाँ किन किन मामलों में हुई थी। तो गलती का जो संदेश है एरर का संदेश पीछे की तरफ की जो बैकवर्ड है तो हर लेयर में भेजा जाता है ताकि सारे न्यूरॉन्स अपने वेट्स में सुधार कर सके। ताकि क्या हमारे सारे न्यूरॉन्स क्या करें अपने वेट्स को सुधार सके। बात करें मैं डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क्स के वास्तविक जीवन में कौन कौन से उदाहरण हैं जो हम काम में लेते हैं। जैसे एक आता हमारे कौन सा स्वचालित ड्राइविंग मतलब ऑटोमेटेड ड्राइविंग। तो टेस्ला जैसे जो सेल्फ ड्राइविंग कार है डीप लर्निंग का उपयोग करके सड़क पर ट्रैफिक लाइट पैदल चलने वाले और अन्य गाड़ी को पहचानती है और बिना ड्राइवर के सुरक्षित चलती है। इसमें हमारे स्वचालित ड्राइविंग या ऑटोमेटेड ड्राइविंग। फिर इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन की बात करें तो हमारे जो स्मार्टफोन्स होते हैं तो हमारे स्मार्टफोन का फेस अनलॉक और वॉइस असिस्टेंट जैसे हमारे एप्पल का सीरी होता है, अमेजन का एक्स एलेक्सा होता है। ये आपकी शक्ल और आवाज को पहचानने के लिए डीप लर्निंग का ही उपयोग करता है। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी की बात करें तो चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेटर और हमारे कस्टमर सर्विस चैटबॉट ये क्या करते हैं इंसानों की भाषा को समझने, अनुवाद करने और भाव पकड़ने के लिए न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे याद रखें एनएलपी। फिर चिकित्सा अनुसंधान की बात करें हमारे मेडिकल रिसर्च की तो एमआरआई और या फिर एक्सरे। एमआरआई या एक्सरे स्कैन में कैंसर जैसी जो घातक बीमारियां हैं इनके शुरुआत स्टेज में जिनकी इनको क्या शुरुआती स्टेज में पहचानने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है जो कभी कभी डॉक्टरों से ज्यादा सटीक हो जाते हैं। डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाते उनको ये पता लगा लेते हैं। फिर पूर्वानुमान विश्लेषण की बात करें किसकी पूर्वानुमान विश्लेषण मतलब प्रिडिक्टिव एनालिसिस की एनालिटिक्स की। तो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने, मौसम की भविष्यवाणी करने और ग्राहकों की पसंद जानने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर औद्योगिक स्वचालन की बात करें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की। क्या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करें तो फैक्ट्रियों में भारी और खतरनाक मशीनें। क्या फैक्ट्रियों में भारी और खतरनाक मशीनों के पास यदि कोई इंसान आ जाए तो सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेता है और फिर मशीन को बंद कर देता है जिससे हमारे मजदूरों की जान बच जाती है। ऑटोमेशन में यही आता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। फिर एरोस्पेस और रक्षा की बात करें एरोस्पेस और डिफेंस की तो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करके दुश्मन के ठिकानों, टैंकों और सुरक्षित असुरक्षित क्षेत्रों का पता लगाना इसके अंदर शामिल होता है। तो इस तरह से हमने इसके जो अनुप्रयोग थे डीप लर्निंग के तो वो भी देख ले एक छोटे छोटे जो अंतर है उसके अंदर। जैसे जैसे हमारे इमेज और वीडियो रिकॉग्निशन होता है, स्पीच रिकॉग्निशन होता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस होती है। तो इस तरह के हमारे कॉम्बिनेटिव रिकमेंडेशन सिस्टम तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जैसे एनएलपी मतलब नेचुरल न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं हमारे जिसके माध्यम से हम डीप लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह एक लेक्चर के जरिए हमने डीप लर्निंग के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।